चलो आज स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन 6 में। हम देखे थे प्रीवियस क्लास में क्या क्या देख लिए थे, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप का। कौन कौन? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म में रहता है तो कितने एक्सेलरेशन के कंपोनेंट होते हैं? 2। कौन कौन? सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल, यही ना। एक क्वेश्चन हम कराए थे, है ना। एक और क्वेश्चन उस पर करो तो लिखो, क्वेश्चन लिखो तो लिखो ए पार्टिकल मूविंग ऑन circular path of radius 3 meter when a speed of particle is 3 meter per second, then at that instant a speed increasing at the rate 4 meter per second square, 4 meter per second square, then find ए में लिखो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल का एक्सेलरेशन बताना है। और बी पार्ट में लिख लो लिखो फाइंड एंगल बिटवीन velocity and acceleration at that moment. Find angle between velocity and acceleration at that moment. ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो समझो, इसका सॉल्यूशन समझो। क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल जो है वह सर्कुलर पाथ पर जा रहा है ना। इसका रेडियस कितना दिया हुआ है? 3 मीटर, है ना। कह रहा है जिस समय उसका स्पीड कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उस समय स्पीड का इंक्रीजिंग का रेट कितना दिया हुआ है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बताओ कि स्पीड के इंक्रीजिंग का रेट का नाम क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ना। कौन सा एक्सेलरेशन? AT इजकल टू कितना होता है? dV/dt। मतलब स्पीड में इंक्रीजिंग का जो रेट होता है वह टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है ना। तो अगर AT हम लिखेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो ये हमें दिया हुआ स्पीड के इंक्रीजिंग का रेट कितना दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है ना। कितना दिया है? 4 मीटर। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो दे दिया है। तो इस इंस्टेंट में हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं ना। कैसे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो इस इंस्टेंट में स्पीड कितना हुआ है? देखो यहाँ पर 3 मीटर पर सेकेंड, और रेडियस कितना है? 3 मीटर, यही ना। तो स्पीड यहाँ से लिखो 3 का स्क्वायर और रेडियस हो जाएगा 3, कैंसिल हो गया। तो बताओ कितना हो गया? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अब दोनों तो कंपोनेंट मिल गया, तो एक्सेलरेशन कितना लिखते हैं बताओ? √ AT² प्लस AC², यही ना। बोलो। तो AT का वैल्यू कितना है? यहाँ से देखो 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? हाँ 25, मतलब
5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इस इंस्टेंट ऑफ टाइम में एक्सेलरेशन कितना हो गया बताओ? 5 मीटर पर सेकेंड। हाँ अच्छा, एक पार्ट और देख लो। ये तो ए पार्ट हो गया, बी पार्ट समझो। tan थीटा कितना लिखते हो बताओ? AC/80 बताए थे ना। तो इसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में कहता है कितना एंगल बनेगा। तो AC का वैल्यू बताओ कितना है? 3 और 80 का वैल्यू कितना है? 4। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 3/4। तो ये कितने के बराबर लिखोगे? tan 37 डिग्री, यही ना। तो बताओ थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 37 डिग्री। आया समझ में? मतलब उस समय, जिस समय इसका वेलोसिटी कितना हो गया है 3 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन कितना हो गया है? 4 मीटर पर। हाँ, कौन सा एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। उस समय वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में यही तो एंगल बनता है, प्रीवियस क्लास में बताए थे ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू AC/80 कर दी, वहाँ से थीटा का वैल्यू निकल गया। ठीक है, चलो बना, लिखो जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो लिखो, तो इसमें हेडिंग दे दो तो लीनियर काइनेमेटिकल इक्वेशन, लीनियर काइनेमेटिकल इक्वेशन इन सर्कुलर मोशन, लीनियर काइनेमेटिकल इक्वेशन इन सर्कुलर मोशन। जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होगा तो उसमें लीनियर काइनेमेटिकल इक्वेशन लिख सकते हैं, है ना। जैसे समझो, जैसे मान लो यहाँ पर कोई पार्टिकल जो है वह सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है ना। जब सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा तो उसका वेलोसिटी तो हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होता है? टेंजेंशियल डायरेक्शन में। और एक्सेलरेशन या तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर की ओर होता है या तो इधर की ओर होता है। बताए थे प्रीवियस क्लास में कि जब स्पीड इंक्रीज करता रहता है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में, और जब स्पीड डिक्रीज करते रहता है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के। अब अगर हम केवल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में देखें तब तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन दिख रहा है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो अगर प्रॉब्लम में कहता है कि कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो आप समझना कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। कैसा हो गया? और स्ट्रेट लाइन में जो काइनेमेटिकल फार्मूला हम लोग यूज करते थे वह सब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को लिखो। व्हेन, ये फिगर भी बनाना है और लिखना है, व्हेन पार्टिकल moving on circular path with constant tangential acceleration, constant tangential acceleration। कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन केवल मैग्नीट्यूड में होगा क्योंकि डायरेक्शन तो हमेशा बदलेगा ना, तो ओनली मैग्नीट्यूड होगा। कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, देन वी कैन यूज लीनियर काइनेमेटिकल फार्मूला, लीनियर काइनेमेटिकल फार्मूला, लीनियर काइनेमेटिकल फार्मूला विथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, विथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना। जैसे देखो यहाँ पर पहला इक्वेशन क्या होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना। तो यहाँ जो ये एक्सेलरेशन लिखेंगे वह टेंजेंशियल लिखेंगे। कैसा लिखेंगे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना।
देखो वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, इनिशियल वेलोसिटी भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी किधर लेना है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। और टी तो टाइम है, वही जानते हो ना कौन सा वेलोसिटी होता है, फाइनल वेलोसिटी। यू कैसा होता है, इनिशियल और ए टी क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और टी क्या है, टाइम। अच्छा, सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन देखो, ए इज इक्वल टू कितना होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो ये जो एक्सेलरेशन लेना है वह टेंजेंशियल में लेना है, क्या लेना है, टेंजेंशियल में लेना है। और यहाँ पर जो एस होगा ना, वो तो जैसे सर्कुलर पाथ रहता था, स्ट्रेट लाइन रहता था, तब तो ये डिस्प्लेसमेंट का काम करता है। लेकिन जब ये सर्कुलर पाथ पर देखोगे तो ये डिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि एक रोटेशन अगर करेगा तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लेगा ये बताओ, सरकमफेरेंस के बराबर। और सरकमफेरेंस कितने के बराबर होता है, 2 पाई आर, है ना। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस लेना है, क्या लेना है, डिस्टेंस, ना कि डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। अब थर्ड देखो, थर्ड वाला इक्वेशन कौन सा होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है वो कौन सा डायरेक्शन में लेना है, और ये एस जो है वह डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, क्या होगा, ठीक है। तो इसको लिखो हो गया यहाँ तक, आगे बढ़े। चलो देखो समझो, इसमें आप प्रॉब्लम लिखवाते हैं। तो ये कब लीनियर काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करोगे ये बताओ, जब कहेगा कि पार्टिकल कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो समझ लेना है कि सर्कुलर मोशन को किस में बदल देंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन में, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लेना है, और इसके जगह पर एस क्या हो जाएगा इसमें, डिस्टेंस। तो क्वेश्चन लिखो, इसमें लिखो क्वेश्चन, ए पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट with constant tangential acceleration, with constant tangential acceleration, find the ratio of centripetal acceleration, find the ratio of centripetal acceleration to the tangential acceleration, to the tangential acceleration after n rotation, आफ्टर n रोटेशन, कितने रोटेशन के बाद, n रोटेशन के बाद, ठीक है। समझो यहाँ पर जैसे ऐसे पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर जा रहा है, ये ना, कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से, इनिशियल स्पीड कितना दिया हुआ है बताओ, 0, क्योंकि रेस्ट से चल रहा है ना। अच्छा, एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस जाएगा ये बताओ, 2 पाई आर। तो एन रोटेशन में कितना डिस्टेंस चला जाएगा ये बताओ, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, होगा ना। एक रोटेशन में कितना, 2 पाई आर, 2 रोटेशन में कितना, 2 इंटू 2 पाई आर, 3 रोटेशन में 3 इंटू 2 पाई आर, एन रोटेशन में कितना, एन इंटू 2 पाई आर,
है ना। अच्छा, अब हमें निकालना क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बाई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रेशियो, यही ना। तो देखो कौन सा फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला लगा दे, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में हमको क्या चाहिए, वी स्क्वायर बाई आर चाहिए ना, तो वी स्क्वायर तो चाहिए था, तो ये फार्मूला तो लगाना पड़ेगा। तो वी स्क्वायर, यू का वैल्यू कितना है 0, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है यहाँ पर, एस तो यहाँ लिख चुके हो कितना, 2 पाई आर एन। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 4 पाई ए टी आर एन, यही ना। दोनों तरफ आर से डिवाइड कर दो, तो इधर भी कर दिए और इधर भी कर दिए, कैंसिल हो गया। तो वी स्क्वायर बाई आर, ये तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया, और ये कितना हो जाएगा बताओ 4 पाई एन, और ये 80, कोई दिक्कत। अब ए सी बाई 80 निकालना है, तो ए सी बाई 80, इसको इधर रख लो, कितना हो जाएगा 4 पाई, तो यही तो रेशियो हो गया सेंट्रीपिटल टू टेंजेंशियल। लिखो जल्दी से, चलो यहाँ तक तो समझ में आया ना, सेंट्रीपिटल बाई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रेशियो हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। किसके बारे में, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो लिखो, हेडिंग दो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सबसे पहले समझते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है ना। जैसे सर्कुलर पाथ से समझो तो समझ में आएगा। जैसे मान लो कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है ना, तो इसका अगर कोई सेक्शन का रेडियस जानना होगा या सेंटर जानना होगा, सेंटर अगर जानना होगा तो क्या करेंगे, अगर कोई भी कर्व पाथ है और उसका अगर सेंटर जानना है तो दो नियर पॉइंट पर परपेंडिकुलर डालते हैं। क्या डालते हैं, दो नियर पॉइंट पर परपेंडिकुलर डालते हैं। ये जहाँ पर कट करता है वह बन जाता है सेंटर। क्या बन जाता है, सेंटर। और सेंटर से कर्व तक के डिस्टेंस का नाम होता है रेडियस। क्या होता है, रेडियस। ठीक है, तो ये रेडियस हो गया। और इधर की ओर जो हो गया वह तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर ऐसे जा रहा है ना, तो इसका वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। भी सफिक्स में टी है, मतलब कौन सा डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है, इसको तो नॉर्मल डायरेक्शन में बोलते हैं ना। अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़े हो, कितना होता है, बी स्क्वायर बाई आर होता है ना। ठीक है, तो यहाँ सेंट्रीपिटल कहो क्योंकि ये सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता था, कल बताए हुए सब। इसको हम नॉर्मल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। कौन सा एक्सेलरेशन, नॉर्मल। तो ये नॉर्मल एक्सेलरेशन ऐसे लिख सकते हैं। एन का मतलब क्या हुआ, एन का मतलब नॉर्मल एक्सेलरेशन। ये वेलोसिटी कौन सा डायरेक्शन में होता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। इस रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं, है ना। तो ये बताओ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला कितना हो गया, ये वी टी स्क्वायर बाई ए एन। वी टी का मतलब वेलोसिटी अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला। रेडियस ऑफ कर्वेचर, वी टी क्या है इसमें, वेलोसिटी अलोंग, हाँ, वेलोसिटी अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन, टेंजेंशियल डायरेक्शन हो गया। और ए एन क्या है, एक्सेलरेशन इन नॉर्मल डायरेक्शन या नॉर्मल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इन नॉर्मल डायरेक्शन। और
नॉर्मल एक्सेलरेशन कहते हैं, नॉर्मल एक्सेलरेशन, ठीक है। और रो को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। आई बात समझ में, समझो पहले। अब जैसे कोई भी कर्व पाथ हो गया, मान लो ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन में कर दिए तो एक कर्व पाथ हो गया। तो अगर हमको मान लो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो यहाँ पर तो टेंजेंट डालेंगे ऐसे। अब वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही डायरेक्टेड होगा, ये टेंजेंट का डायरेक्शन हो गया। और नॉर्मल का डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर जो होता है ना वह नॉर्मल का डायरेक्शन होता है ना। तो ये वाला वेलोसिटी किस डायरेक्शन में हमको चाहिए, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में चाहिए, नॉर्मल के डायरेक्शन में। कोई भी कर्व पाथ पर हो जहाँ निकालने के लिए कहे वहाँ टेंजेंट डाल देना है और नॉर्मल डाल देना है। वेलोसिटी किधर की ओर निकाल लेना है, टेंजेंट के डायरेक्शन में। और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में निकाल लेना है, नॉर्मल के डायरेक्शन में। और इसमें रख देंगे तो निकल जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का पहला फार्मूला हो गया, लिखो यहाँ तक पहले। चलो अब यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर पर, ठीक है। लिखो, क्वेश्चन लिखो, लिखो ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with a speed u, by making angle theta with horizontal find रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ए में लिखो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। और बी पार्ट में लिखो मैक्सिमम हाइट, और सी पार्ट में where velocity vector makes angle theta by 2 with horizontal, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब समझो, इसको हम समझाते हैं। ए पार्ट बनाते हैं पहले, देखो समझो कैसे कहें कि एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया ऐसे, कितने एंगल पर, कहाँ पर निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, पॉइंट ऑफ, मतलब जिस पॉइंट पर हम प्रोजेक्ट किए हैं, ये ना पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो यही हो जाएगा। तो क्या कहे थे, फार्मूला क्या होता है बताओ, फार्मूला VT² बाई AN, यही ना। तो सबसे पहले जिस जगह पर कहेगा वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करना और इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डाल देना, ये नॉर्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉर्मल। ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे पर क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमको वेलोसिटी इस डायरेक्शन में चाहिए, तो यहाँ तो यू तो उसी डायरेक्शन में है ना, टेंजेंट के डायरेक्शन में। तो हमें VT तो मालूम हो गया, VT कितने के बराबर हो गया बताओ, U के बराबर। अब सिर्फ क्या निकाल लेना है, AN। तो ये बताओ कि यहाँ पर एक्सेलरेशन के नाम पर कौन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही ना।
ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा। थीटा। तो देखो यहाँ पर ए पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, तो वी टी का वैल्यू तो यू हो गया, और इसका नॉर्मल के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन कर लो, तो इसका इधर प्रोजेक्शन करने आता है ना, कितना होगा? थीटा जी कॉस थीटा। अब इस फार्मूला में रख देते हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। तो बताओ यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर बाई जी कॉस थीटा। जी कॉस थीटा। ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चलो इसको उतारो पहले। चलो बी पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें कहाँ पर निकालना है हमें? मैक्सिमम हाइट। तो पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट कर दिए, कितने स्पीड पर? यू थीटा। मैक्सिमम हाइट यही हो गया। तो क्या कहे थे कि जिस जगह पर निकालना होगा वहाँ पर क्या ड्रॉ करना है? टेंजेंट और नॉर्मल, है ना। तो ये तो टेंजेंट का डायरेक्शन हो गया, और इस पर परपेंडिकुलर कर्व के तरफ जाना चाहिए, इधर नहीं। ये हो गया नॉर्मल का डायरेक्शन, यही ना। अब यहाँ पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में हमको वेलोसिटी चाहिए, और नॉर्मल के डायरेक्शन में क्या? नॉर्मल के डायरेक्शन में क्या चाहिए? एक्सेलरेशन चाहिए। तो तुम जानते हो यहाँ पर कि मैक्सिमम हाइट पर कितना स्पीड होता है, जानते हो ना? कितना? यू कॉस थीटा। ए कॉस थीटा। और एक्सेलरेशन के नाम पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर होगा? डाउनवर्ड। तो ये तो नॉर्मल के ही डायरेक्शन में है, और ये टेंजेंट के ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ तो कुछ निकालने की ज़रूरत। बी टी कितना हो जाएगा? यू कॉस थीटा। नॉर्मल के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना हो गया? जी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ कितना लिख दें? बी टी स्क्वायर बाई एन लिखे ना, यू कॉस थीटा का स्क्वायर, और एन का मतलब कितना हो गया? जी। तो बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी। लिखो इसको। चलो देखो सी पार्ट देखो। सी पार्ट में क्या कह रहा है? कहाँ पर निकालना है? जहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना ले? थीटा बाई टू। यू से प्रोजेक्ट किए थीटा, यहाँ पर भी हो गया, और यहाँ पर एंगल कितना? थीटा बाई टू, यहीं पर ना। तो क्या स्टेप करना है? जिस जगह पर निकालना है वहाँ पर टेंजेंट डालना है। तो टेंजेंट तो ऐसे ही डलाएगा, और इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, वो किसका डायरेक्शन हो जाएगा? नॉर्मल का, यही ना। अच्छा ये भी तो नहीं मालूम, यू और थीटा दिया है ना। अच्छा एक्सेलरेशन के नाम पर बताओ, एक्सेलरेशन किधर क्यों होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर क्यों होता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। अब समझो ये थीटा बाई टू है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा बाई टू, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर। और ये हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा बाई टू, क्योंकि ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए? 90। तो इसका इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन करो तो नॉर्मल एक्सेलरेशन मिलेगा ना। इसका इधर प्रोजेक्शन करो, बताओ कितना हो गया? जी कॉस थीटा बाई टू। हो गए? अच्छा अब यहाँ वाला स्पीड तो नहीं मालूम ना, है तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में, लेकिन मालूम ही नहीं है। तो तुम्हें बताए थे कि कभी भी स्पीड निकालना हो प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो आप जानते हो ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहता है? कांस्टेंट। तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स लगाएंगे, मतलब यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्शन और यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्शन दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में बताओ कितना लिखोगे? वी कॉस, और यहाँ पर बताओ कितना लिखेंगे? यू कॉस
थीटा, ये ना, यू कॉस थीटा। तो ये भी का वैल्यू बताओ कितना हो गया, यू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा बाई 2, यही ना। तो ये तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही निकला ना। अब ये बताओ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला कितना होता है, वी टी स्क्वायर बाई ए एन। तो वी टी का स्क्वायर करो, तो यही तो वी टी मिला हुआ है, इसका स्क्वायरिंग करो, कितना हो जाएगा बोलो, यू स्क्वायर cos square theta कॉस स्क्वायर थीटा बाई cos square theta by 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। एंगल नहीं होता है, एंगल में स्क्वायर नहीं होता है समझ में। और नॉर्मल एक्सेलरेशन यहाँ से डालो, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना हो गया, जी कॉस थीटा बाई 2। तो बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी। यहाँ 2 कॉस है और यहाँ पर 1 है, कितना हो गया 3 ना, थीटा बाई 2। ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। आया समझ में। चलो इसको उतार लो। चलो आगे देखते हैं सेकेंड फॉर्म, है ना, सेकेंड फार्मूला देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का, ठीक है। सेकेंड फार्मूला, तो सेकेंड फार्मूला कब अप्लाई करेंगे, जब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दिया हुआ हो तब अप्लाई करना है ना। तो लिखो, इफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज गिवन then for finding the radius of curvature, we use रो यूज करना है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर का पावर 3/2 बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फार्मूला यूज करना है कब, जब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री गिवन हो। लिखो इसको, जल्दी से लिखो। अब लिखो, प्रॉब्लम लिखो, तो लिखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री is given by y is equal to 10x minus x square by 20. Then find radius of curvature at maximum height, कहाँ पर निकालना है, मैक्सिमम हाइट। अच्छा, तुम लोग को मैक्सिमम मिनिमा समझाए हैं क्या हम। मैक्सिमम मिनिमा पर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाता है, 0। कुछ याद है, y और x है, यही मैक्सिमम है। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स स्लोप इंडिकेट करता है ना, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। अब देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला क्या है, इसी में रखना है हमको। तो सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और इसको मॉड में रखना है ना। किस में रखना है, मॉड में, यानी रेडियस जो आएगा वो पॉजिटिव में ही रखेंगे हम लोग। क्लियर है। चलो, तो एट मैक्सिमम हाइट समझो, एट मैक्सिमम हाइट डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाता है, 0, है ना। तो इसका तो निकल गया है, ये वाला तो निकालेंगे तब ना इसमें पुट कर सकते हैं। तो वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालो, तो पहले
y कितना दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 10x माइनस एक्स स्क्वायर बाई, चलो इसको dy बाई डी एक्स निकालो, dy बाई डी एक्स। तो बताओ dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 10 x का x के रिस्पेक्ट में 1, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x बाई 20 तो रहेगा, इसको काट दिए ऐसे, dy बाई डी एक्स हो गया। अब फिर से इसको डिफरेंशिएट करो तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, कितने के बराबर, इसका फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 0 हो जाएगा, माइनस इसका 1/10 हो गया, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कितना हो गया 1। तो ये बताओ कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, -1/10, लेकिन मॉड में अगर करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना। अब इस फार्मूला में हम रख देते हैं, इस फार्मूला में, ठीक है, समझना, मिटा दे रहे हैं ऊपर में। नाउ ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का तो फार्मूला है, इसी में रख दो, 1 हो गया, मैक्सिमम हाइट पर डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाता है 0, तो इसका स्क्वायर हो गया, पावर कितना हो गया 3/2, और यहाँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मॉड रखना है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आया है -1/10, उसका मॉड कितना हो जाएगा 1/, तो ऊपर में देखो 1 का पावर 3/2 है, कितना बच गया 1, और 1/10, तो 10 चला जाएगा कहाँ पर ऊपर, तो बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया 10 मीटर, मीटर में सब है तो, है ना। चलो इसको लिख लो। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड फार्मूला रेडियस ऑफ कर्वेचर का, 2 फार्मूला बता दिए ना। तीसरा, ये अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में दिया होगा तब अप्लाई करना है ना। लिखो, इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, velocity and acceleration ऐसे given in vector form, given in vector form, then radius of curvature यूज करना है ऐसे, v का q मतलब v का मॉड करना है, उसका q करना है, और v क्रॉस a, ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन करके समझा देते हैं, देखो लिखो, इफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टेड पार्टिकल इज भी 3i कैप प्लस 4j कैप and acceleration at that moment is a is equal to I cap plus j cap, या I cap माइनस j cap लिख दो, then find radius of curvature at that moment, ठीक है। समझो, अब सॉल्यूशन समझो, हो गया यहाँ तक। तो देखो भी का तो मॉड कर लेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, भी क्रॉस ए, तो 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आता है ना तुम लोग को करने के लिए, तो भी क्रॉस अगर ए करना होगा तो भी देखो वहाँ से कितना है 3i कैप प्लस क्रॉस आई ए कितना है i माइनस
ये वाला सर्कल वाला याद है तुम लोग को? इधर बताए थे आई कैप, इधर जे कैप और इधर K cap. इसी ऑर्डर में चलते हैं तो दो को क्रॉस करते हैं तो तीसरा मिलता है पॉजिटिव में, याद है ना? तो ऐसा करो कि एकक से करते हैं। आई क्रॉस आई सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कितना जानते हो? 0। इसको करो, ऑर्डर नहीं बदलना होता है। जैसे 4 है जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई उल्टा चला गया ना, कितना लिखेंगे? माइनस K. के हो गया। अब इसके और इसमें देखो, यहाँ प्लस साइन और यहाँ Minus. प्लस माइनस, Minus. 3 इंटू 1 3 रह जाएगा। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे कितना हो गया? K. के हो गया। इससे कर लिए दोनों में, इससे इसमें कर लिए, इसमें इससे करो तो जे क्रॉस जे सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये तो 0 हो गए, ठीक है। तो ये बताओ हमें कि भी क्रॉस ए जो मिला वह कितना मिला? ये तो दोनों सेम ही हो गया, -7 K cap. के कैप। इसका मॉड निकालना है तो मॉड कितना होगा? भी क्रॉस ए का मॉड 7 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो भी का मॉड निकालो तो भी यहाँ दिया हुआ है। नाउ भी का मॉड करो तो भी का मॉड कैसे निकालेंगे ये बताओ? 3 का square. 3 का स्क्वायर प्लस 4 का square. कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर। तो दोनों चीज़ तो निकाल लिए, भी क्रॉस ए और भी का स्क्वायर। अब इसमें फार्मूला में रख दें तो चलो देखो समझो। अब फार्मूला में हम रख देंगे, यहीं से लिख देते हैं। नाउ रो कितना होता है? भी क्यू बाई V. वी क्रॉस ए। तो भी कितना है? 5। तो 5 का हो जाएगा क्यू और इसका वैल्यू कितना निकला है? 7। तो ये कितना हो जाएगा? 125/7। थोड़ा डिवाइड करके बताओ कितना आएगा? कितना आएगा? सही सही बताओ। 13.5। अरे डिवाइड नहीं आता है तुम लोग को। 135 आएगा। 13.5। 17. चलो यहाँ से कैलकुलेट करना, इतना मीटर हो जाएगा, है ना? डिवाइड कर लोगे ना? चलो अब लिखो। और ये सर्कुलर मोशन था, सर्कुलर मोशन हो गया ख़त्म, है ना? ये सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स है। न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन पढ़ने के बाद सर्कुलर मोशन डायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो ये सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स ख़त्म हुआ, इसका क्वेश्चन सब बना लेना।